Hey all your listeners, this is Prajesh Chaudhary, Open Group. This video I am going to take a very good question of central mass. इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि सेंट्रल मास का एक अच्छा कॉन्सेप्ट तो यूज हो ही रहा है, साथ में इसके साथ सेंट्रल मास के अलावा कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और मोशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। तो एक क्वेश्चन जिसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर IIT-JEE एडवांस। और कोई भी स्टूडेंट जो IIT-JEE की सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है उसने इस क्वेश्चन को जरूर एनकाउंटर किया होगा। तो हम उस क्वेश्चन को लेंगे और इसके साथ में एक थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करेंगे, इसको मोर जनरल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो इसका नॉर्मल सेटअप है, जो कि ज़्यादातर बच्चे जो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उनकी मॉड्यूल में क्वेश्चन जरूर होता है। तो इसमें दो फिक्स सपोर्ट्स, उसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ वायर है और स्मूथ वायर में एक रिंग है, उस रिंग का नाम रख देते हैं A, उसका मास है M। तो इसका मतलब जो रिंग है दैट इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग दैट हॉरिजॉन्टल स्मूथ वायर। तो अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड उस रिंग से अटैच्ड है और दूसरा एंड एक ब्लॉक से अटैच्ड है, ब्लॉक का नाम रख दिया B, ब्लॉक का मास है 2M। तो अब हम इस पूरे सेटअप को कुछ ऐसे रिलीज करते हैं रेस्ट से कि जिसमें स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो। अब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, इसको छोड़ दिया जाएगा और लेट देम मूव ऑफ देयर ओन। तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब स्ट्रिंग हमारी वर्टिकल हो जाएगी, तो हमको उस समय स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है। ये तो थोड़ा सा वैसे तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और मुश्किल बनाएंगे। तो पहले ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर एक जनरल केस में चलेंगे कि जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर होगी उस समय क्या टेंशन होगा। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन का। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, हमारे पास एक रिंग है, इसका मास M है, जिसको एक हॉरिजॉन्टल वायर में कांस्टेंट किया गया मूव करने के लिए, यानी कि जो रिंग है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसका कोई मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। और एक ब्लॉक है जिसका मास 2M है, ब्लॉक का नाम B रख दिया, रिंग का नाम A रख दिया और इनको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है, स्ट्रिंग की लेंथ L है। तो जिसमें हमने छोड़ा उसमें पूरा सिस्टम रेस्ट पर था और स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल थी। तो अभी पहले हमें ये बताना है कि जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी तो रस्सी का टेंशन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं कि सेंटर मास की क्या स्थिति है। तो ऑब्वियसली सेंटर मास इनके बीच में कहीं पर होगा, भारी मास के पास में होगा। तो अगर सेंटर मास की लोकेशन निकालें तो टोटल लेंथ इनके बीच की दूरी L है। तो सेंटर मास वुड बी समवेयर हियर एंड दैट वुड बी L/3 from 2M and 2L/3 from M। तो ये हमारा सेंटर मास की कुछ पोजीशन हो गई। अब फ्यूचर के इसका मोशन कैसे होगा, तो इसको समझने के लिए थोड़ी एक लेटर स्टेट की एक स्थिति देखते हैं। तो आफ्टर सम टाइम ये मास कहीं यहाँ पर आ गया रिंग, और ये ऐसे फॉल करते हुए कहीं में भी कहीं यहाँ पर आ गया होगा। सपोज ये हमारी स्थिति आ गई। इस कंडीशन में मैं इस पूरे सिस्टम पर रिंग प्लस ब्लॉक के सिस्टम का FBD बनाता हूँ। तो अगर मैं FBD बनाऊँ तो सबसे पहले इस रिंग से शुरुआत करते हैं। तो वायर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, सिर्फ नॉर्मल लगाएगा और इसका अपना वेट है, इसका वेट है mg और एक टेंशन लग रहा है, ये स्ट्रिंग लगा रहा है, ये फोर्सेस आ गए रिंग पर। इसी तरह से इस ब्लॉक B के पे फोर्सेस दिखाते हैं, तो उसी टेंशन जो रस्सी का टेंशन है वो मासलेस है, आइडियल है, तो टेंशन हर जगह सेम होगा। तो इस पे भी अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन लगेगा और इसका अपना वेट ऑब्वियसली कैपिटल 2mg हो जाएगा। एंड दिस इज माय सिस्टम, सिस्टम का मतलब कि रिंग A और ये ब्लॉक B। तो अगर मैं सिस्टम A+B के बारे में बात करूं तो आप देखो सारे फोर्सेस का अगर सम देखो, ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल होगा और बचे फोर्स N mg 2mg, यानी कि जो भी नेट फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इस सिस्टम में सबसे पहले हमने देखा कि M रेस्ट पर था, 2M रेस्ट पर था। इसका मतलब कि इनिशियली सेंटर मास इज एट रेस्ट, सो VCM इज 0 इनिशियली, नंबर 1। एंड वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, VCM इज 0 इनिशियली। और दूसरा चीज़ जो हमको दिख रहा है कि इस सिस्टम में अभी जैसे मैंने बोला देयर इज नो फोर्स
along horizontal direction. T और T खत्म हो गए, बाकी बचे फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन. दिस इज द मोस्ट जनरल मूवमेंट. तो एट एनी मूवमेंट देयर इज नो फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. यानी कि हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स F एक्सटर्नल सिग्मा F अलोंग x is 0 एनी टाइम ऑलवेज. तो अगर नेट फोर्स 0 है तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन भी 0 होगा. जिस डायरेक्शन में फोर्स 0 उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0. दिस कंडीशन इंप्लाइज center mass doesn't have any acceleration along x direction. तो सेंटर मास शुरू में रेस्ट पर है और सेंटर मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है x डायरेक्शन में. इसका मतलब सेंटर मास तो x डायरेक्शन मूव ही नहीं करेगा. So that means center mass does not move along x direction. So what does mean? तो अगर सेंटर मास मूव करेगा तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में करेगा. सेंटर मास इज नॉट मूविंग अलोंग x डायरेक्शन. सेंटर मास कैन मूव ओनली अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन. तो सेंटर मास की ये इनिशियल स्थिति, अब सेंटर मास इसी लाइन पे चलेगा. तो सेंटर मास का मोशन को भी स्टडी करना एक बढ़िया बात है. तो जैसे जैसे स्ट्रिंग ऐसे घूमती जाएगी सेंटर मास यूं जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगा. उस समय सेंटर मास लोएस्ट पोजीशन पर होगा. और जब स्ट्रिंग ये मास रिंग सेंटर मास के राइट साइड में होगा और ये बी इसके इधर हो जाएगा, अब सेंटर मास रुकने लगेगा. एक्चुअल सेंटर मास का जो मोशन होगा वो एक वर्टिकल लाइन में ऑसिलेटरी मोशन होगा और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब होगा जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी. बट दैट इज अनदर क्वेश्चन. हमको फिलहाल इस क्वेश्चन में ये बात करना है कि सेंटर मास कि रस्सी का टेंशन क्या है जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाती है. तो बात क्लियर है. तो सेंटर मास का मोशन क्लियर है, यानी कि सेंटर मास विल मूव अलोंग दिस लाइन. ये स्टार्टिंग स्थिति. अब ये यहाँ पर आकर के एक ऐसी स्थिति आ गई जब स्ट्रिंग वर्टिकल होगी. तो अभी मैंने लिखा है कि देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन. तो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो एक्स डायरेक्शन में कंजर्व होगा. तो इस समय अगर मैं इनकी वेलोसिटी लिखूं तो मान लेता हूं ये जो m मास है इसकी वेलोसिटी इस समय से v1 है कुछ ऐसे, और इसकी वेलोसिटी इस समय कुछ लिख दिया जाए से v2. तो मैं लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन. सिंपल है. तो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम इनिशियली वॉज 0 दोनों का. अब इस मोमेंट पे रिंग का मोमेंटम हो गया mv1 और ये ब्लॉक का मोमेंटम हो गया -2mv2, यानी कि हमारे पास आ गया m and m will get cancelled, so we'll get v1 is equal to twice of v2. तो अगर मैं थोड़े वेरिएबल को कम रखना चाहता हूँ तो अगर मैं v2 को v बोल देता हूँ तो ये v1 की वैल्यू 2v आ जाएगी. और दूसरा कंजर्वेशन इसमें लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इसमें अभी जैसे मैंने दिखाया जो फोर्सेस लग रहे हैं, आई कैन गो बैक टू प्रीवियस पेज. जो फोर्सेस लग रहे हैं ये एन है, mg है, टेंशन है. एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के सिस्टम में टोटल इंटरनल टेंशन का वर्क डन 0 होता है. तो इस टेंशन का टोटल वर्क डन 0 हो गया. नॉर्मल कांट डू एनी वर्क क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, और mg जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका जो भी वर्क होगा वो पोटेंशियली चला जाएगा. तो a प्लस बी के सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है. अब मैं सिस्टम की कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना चाहता हूँ फॉर a प्लस बी. तो अभी मैंने लिख दिया था कि ये इसकी स्पीड जो है अगर v है तो इस समय इसकी स्पीड हो गई हमारे पास 2v और ये लेंथ l है. What is conservation of mechanical energy? Gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy. तो इसकी 2m की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का गेन हो गया हाफ इंटू 2m इंटू v स्क्वायर, और रिंग की काइनेटिक एनर्जी का गेन हो गया हाफ इंटू m इंटू 2v होल स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो सिर्फ ब्लॉक का हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल का लॉस हो गया 2m इंटू g इंटू l. और यहाँ से हम क्या करें, पहले तो m को काट देते हैं. दिस m विल गेट कैंसल, दिस m फ्रॉम हियर m. तो ये आ गया v स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास 4v स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2v स्क्वायर. तो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 3v स्क्वायर.
इज इक्वल टू 2GL, यानी कि V स्क्वायर बाई L इज इक्वल टू 2/3G। इसका आगे मैं यूज करूंगा। तो V स्क्वायर बाई L लिख दिया हमने 2/3। मुझे इसका टेंशन निकालना है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया ये है कि अगर मैं कहीं से सर्कुलर मोशन दिख पाए मुझे किसी ब्लॉक का मोशन, तो सर्कुलर मोशन में FC नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और उस नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर में कहीं ना कहीं हमें टेंशन का एक पार्ट मिल जाएगा। तो बट दैट इज ट्रू फॉर द सर्कुलर मोशन। क्या 2m का मोशन सर्कुलर है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि 2m कुछ इस पाथ पे चल रहा है। 2m यहाँ पर था, यहाँ से ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर मैं m के फ्रेम में देखूं तो m के रिस्पेक्ट में 2m की दूरी हमेशा फिक्स्ड है। तो विद रिस्पेक्ट टू m द पाथ ऑफ 2m इज डेफिनेटली अ सर्कुलर पाथ। तो अब लेकिन एक चीज़ हमें बहुत ही केयरफुली समझना चाहिए कि आप किसी भी पार्टिकल के फ्रेम में मोशन स्टडी करो, दैट इज फाइन, but before applying that dynamics you should see whether that frame is inertial frame or non-inertial frame। अगर inertial frame होगा तो उस फ्रेम पे बैठ करके दूसरे पार्टिकल का एफबीडी बनाओगे तो आपको स्यूडो फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, जैसा इस केस में होने वाला है। बट अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो हमें स्यूडो फोर्स को भी लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रिंग के फ्रेम में इस ब्लॉक को देखना चाहता हूँ। किस समय? जिस समय ये रस्सी वर्टिकल हो गई। तो पहले मैं फ्रेम को देखने के लिए रिंग के ही एक्सेलेरेशन को इन्वेस्टिगेट करूंगा कि क्या रिंग के पास कुछ एक्सेलेरेशन है या नहीं है। बात करना चाहते हैं फ्रेम ऑफ रिंग। तो रिंग के फ्रेम में देखना चाहते हैं तो जरा रिंग को ही देख ले पहले, क्या क्या फोर्स लग रहा है इस पे। अभी जैसे बोला था इस पे एक फोर्स तो इसका नॉर्मल लग रहा है जो लगा रहा है ये वायर, और ऑब्वियसली इसका वेट लगेगा। नॉर्मल थोड़ा सा और बड़ा वेक्टर होगा, जगह नहीं है, और इसका वेट है mg, और रस्सी का टेंशन है T। बोल चुके हैं कि रिंग का मोशन जो है वो रिंग स्ट्रिंग के अलोंग हो सकता है। तो अगर इसके पास कुछ एक्सलेशन हुआ तो स्ट्रिंग के अलोंग होगा, अदरवाइज स्ट्रिंग ऑन जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है उसके अलोंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वर्टिकल में तो हो नहीं सकता। तो इस समय आप देख रहे हो कि इस समय इसके पास जो इस समय जो फोर्सेस हैं वो सारे वर्टिकल में हैं, कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं है। यानी कि एट दिस मोमेंट, एट दिस, हमेशा नहीं, इस समय जब किसी एंगल पर होगा तो उसका एक्सलेशन होगा, बट जिस समय ये यहाँ पर आया तो इस समय अगर मैं इसके एक्सलेशन की बात करूँ, एक्सलेशन ऑफ रिंग इज 0 एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट पर, एट दिस मोमेंट रिंग इज एन इनर्शियल फ्रेम। तो मैं रिंग के फ्रेम पे बैठ करके 2m का एफबीडी बनाऊंगा और यहाँ से टेंशन निकालूंगा। तो बात क्लियर है? नाउ in the frame of A, in the frame of ring, in the frame of ring, और लेकिन बात क्लियर है किस समय? जिस समय स्ट्रिंग वर्टिकल है। तो ये A है और ये B है, B इज द ब्लॉक। इसकी वेलोसिटी थी 2v और इसकी वेलोसिटी थी v। तो विद रिस्पेक्ट टू रिंग द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 3v अलोंग दिस डायरेक्शन। तो नंबर 1 आ गया हमारे पास, इसकी वेलोसिटी आ गई 3v, कुछ ऐसे आ गई। इसका टेंशन, रस्सी का टेंशन इस समय T हो जाए और इसका अपना वेट हो जाए mg, 2mg, और ये L रेडियस के सर्कल में विद रिस्पेक्ट टू रिंग ये 2m सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मैं इक्वेशन लगा दूंगा FC नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू m इंटू AC। ये इसका सेंटर है पर, और नेट फोर्स आप देख पा रहे हो दिस इज T माइनस 2mg, और बेसिकली m की जगह पर मुझे रखना होगा 2m। AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, v यहाँ पर आ गया 3v, सो 3v स्क्वायर, और r हो गया ये लेंथ l। तो t की वैल्यू आ गई 2mg प्लस 2m into 3 square 9 into 2 that would be 18, so this is
18 ml mv स्क्वायर बाई एल, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने v स्क्वायर बाई एल सॉल्व किया। v स्क्वायर बाई एल इज 2/3g, तो v स्क्वायर बाई एल की वैल्यू यहाँ रख दें, तो ये तो है 2mg प्लस 18 m v square bell is 2/3g, so this is 6 into 12 and 12 plus 2, so tension at this moment will get that is equal to 14 mg. So this question is done and dusted in the case when the string becomes vertical. Now the next case, that will be a complicated one, but that involves a more concept. How we can choose the frame, whether the frame is accelerated, and if it is accelerated, how to use the pseudo force. Okay, तो अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं और जनरलाइज कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन सब कुछ वैसे ही है, स्टार्टिंग सेटअप इज सेम। अब बोलते हैं कि हमको रस्सी का टेंशन निकालना है जबकि रस्सी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे बनाती है। तो देखते हैं, तो आगे बढ़े। तो ये हमारे पास उस समय के स्टार्टिंग में रस पे थे दोनों हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, वो नहीं दिखाया। अब जबकि ये रस्सी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर आ गई और मास टू एम फॉलो करके यहाँ पर आ गया, इस समय का पिक्चर है। तो ए का मोशन तो क्लियर है, ए का मोशन क्लियर है, ए हैज टू मूव लाइक दिस, और थोड़ी देर को ऐसे जाएगा फिर वापस ऐसे भी लौटेगा। ए ऑसिलेट करेगा, बी भी ऑसिलेट करेगा, बट अभी यहाँ तक आया, अभी फिलहाल ए का यहाँ पर था, यहाँ से चलकर यहाँ तक आया। तो इस समय ए की वेलोसिटी तो क्लियर है। बी का मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर थोड़ा रिलेटिव मोशन लगाएंगे। अगर मैं ए के फ्रेम में बी को देखूं तो जैसे बात कर चुके हैं, मोशन सर्कुलर है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए बी की वेलोसिटी इस लेंथ के परपेंडिकुलर होगी टेंजेंशियल। तो वो मेरे पास उस वेरिएबल से शुरुआत करते हैं। तो मैंने मान लिया लेट वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कुछ ऐसे कर दिया जाए। फिर अब ये कर दिया हमने, अब मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी को यहाँ शो कर दिया वी आर इज परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ। ए की वेलोसिटी को मैंने मान लिया से v, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं b की वेलोसिटी को लिखूंगा तो पहले मैं जरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। vb इज इक्वल टू vb वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, ये दो वेक्टर का वेक्टर सम होगा। तो b की वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एंड दिस द वेलोसिटी, इनका वेक्टर सम होगा, दैट विल बी द vb वेक्टर। तो आई थिंक दैट इज क्लियर। एक मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन मान ली पैरेलल टू दिस, और ये वर्टिकल लाइन, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होगा, और ये थीटा तो ये थीटा होगा, नंबर वन। क्लियर? सेम वे जैसे आगे बढ़े थे, इस पूरे सिस्टम में देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है कि एक्स डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं स्टार्टिंग से अभी तक। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन दैट आई वांट टू अप्लाई। तो इस समय जो मोमेंटम हमको दिख रहा है, वो मोमेंटम दिख रहा है इस रिंग का mv, इसका मोमेंटम b का मास है 2m, x में लिख रहा हूं मैं। इसकी वेलोसिटी इधर v है और इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट हो जाएगा vr sin थीटा, तो नेट वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव x हो जाएगा v माइनस vr sin थीटा। तो मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास कितना, 2m v माइनस vr sin थीटा, ये शोन मोमेंट का मोमेंटम है, और स्टार्टिंग में दोनों रिस्पेक्ट है, तो इनिशियल मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में जीरो, तो एक्स में भी जीरो। क्लियर बात? तो क्या करो, इस m को काट दो, दिस m गेट कैंसल्ड, फ्रॉम हियर विल गेट v प्लस 2v दैट इज 3v, और इधर से आ जाएगा हमारे पास 2vr sin थीटा। तो अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं v को लिख दूंगा vr के टर्म में 2/3 vr sin थीटा, और इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। और vr की अगर मुझे v के टर्म में लिखना पड़ेगा, इसको भी लिख कर रख देते हैं। तो vr वुड बी हाउ मच, 3/2 v cos sec थीटा, राइट।
अब मुझे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या मैं ग्राउंड फ्रेम में लगाऊं या सी फ्रेम में लगाऊं। सी फ्रेम में काइनेटिक लिखना आसान होगा, लेकिन अगर मैं सी फ्रेम में देखूं तो जो हमको फोर्सेस दिख रहे हैं उसके अलावा कुछ और फोर्स दिखेंगे। जैसे मैंने बात किया इसका सेंटर मास कुछ यूं चले आ रहा है, तो सेंटर मास का एक एक्सलेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर सी फ्रेम में देखोगे तो सी फ्रेम से ए और बी पर स्यूडो फोर्स लगेंगे, उनके भी वर्क होंगे, या तो उनकी पोटेंशियल लिख दो, दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक। तो मैं डायरेक्टली क्या काम करना चाहता हूँ, स्यूडो फोर्स से बचना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं इनकी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल ग्राउंड फ्रेम में कर देना चाहता हूँ। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर मुझे मैकेनिकली कंजर्वेशन लिखना है तो मुझे बी की ए स्पीड तो ग्राउंड फ्रेम की ए की स्पीड है, तो बी की स्पीड ग्राउंड फ्रेम में निकालना है मुझे, तो उसको मैं अगले पेज में निकालता हूँ। तो अगर मुझे बी की स्पीड ग्राउंड फ्रेम में लिखना है तो मैं लिखूंगा, अगर स्पीड वी है तो मैं लिखूंगा वी बी का स्क्वायर, पैरेललोग्राम लगा रहा हूँ वेक्टर एडिशन का। तो देखो ये जो बी की वेलोसिटी है रिजल्टेड इन दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर सम, इनके बीच का जो एंगल है दिस इज 90 एंड दिस इज थीटा, सो 90 प्लस थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड वी आर वेक्टर। वो होता है दो वेक्टर ए और बी जिनके बीच का एंगल थीटा होता है, उनका रिजल्टेंट होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इनके रिजल्टेंट वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में जो है उसका स्क्वायर में लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तो हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2v इंटू वी आर कॉस 90 प्लस थीटा। तो इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, इसको क्या करना है, इसको मैं v के टर्म में लिख देता हूँ। तो वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और अभी हमने वी आर को निकाला है 3/2v कोसेक थीटा, तो वी आर का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एक्चुअली क्या लिखा हमने, वी आर इज इक्वल टू 3/2v कोसेक थीटा। तो वी आर इज इक्वल टू 3/2v कोसेक थीटा। ठीक है, वी आर का स्क्वायर दैट वुड बी 9/4 v square cosec square theta. Once again here we are, this VR and this VR, तो ये बेसिकली 2VR, 2VR बराबर हो जाएगा 3v cosec थीटा, सो ये हो जाएगा प्लस 3v स्क्वायर cosec, एक थीटा है यहाँ पर, VR में cosec थीटा है तो cosec थीटा, और ये cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो दैट विल बी अ माइनस इंटू माइनस साइन थीटा। और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो पहली बात तो ये cosec थीटा इंटू साइन थीटा हो गया 1। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया हमारे पास v स्क्वायर और यहाँ से -3v स्क्वायर, ये आ गया प्लस 9/4। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इफ आई मेक अ मिस्टेक प्लीज पॉइंट दैट 9/4, बट मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँगा। क्रॉस चेक करने का तरीका है कि अगर मैं जो भी एक्सप्रेशन निकालें थीटा के टर्म में, पिछली बार जो हमारी स्ट्रिंग वर्टिकल हो गई थी, तो जो मेरा आंसर आएगा थीटा के टर्म में, उस थीटा में अगर मैं 90 रख लूँ तो मुझे सेम एक्सप्रेशन पिछले वाला आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो इसका मतलब कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया। सो 9/4 v स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, तो दैट इज बेसिकली -2v स्क्वायर, तो यहीं पे लिख देते हैं इसको सिंपली करके -2v स्क्वायर कर दिया जाए, बेसिकली दिस टर्म एंड दिस टर्म, so we can take a v square common, so that would be how much, 9/4 cosec square theta -2। बस और बढ़िया कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं v स्क्वायर 9 cosec स्क्वायर थीटा -8/4, तो वी बी स्क्वायर आ गया। चलो अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करना है, अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे मैंने जो यहाँ पे आ गया, तो वी बी स्क्वायर जो निकाला उसको यूज करना है, लंबा एक्सप्रेशन लिख देते हैं। क्या लिखा था हमने, वी स्क्वायर बाई 4 9 cosec स्क्वायर थीटा -8, ये था।
यस। तो ग्राउंड फ्रेम में मैकेनिकल कंजर्वेशन कर रहा हूँ, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ए प्लस बी, सेम वे में गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्टिंग में दोनों रेस पे थे, तो ए की काइनेटिक का गेन हो गया हाफ एम वी स्क्वायर ग्राउंड फ्रेम में, बी की काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ ग्राउंड फ्रेम में हाफ इंटू टू एम, ग्राउंड फ्रेम में स्पीड हो गई वी बी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है सिर्फ बी की, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि बी कितना वर्टिकल हाइट नीचे आया, ये एल है, ये थीटा है, तो ये इट हैज फॉलन अ वर्टिकल डिस्टेंस एल साइन थीटा। तो लॉस इन पोटेंशियली हो गया 2m इंटू जी इंटू एल साइन थीटा। सिंप्लीफिकेशन करना शुरू करते हैं। पहला काम करें, एम एम से काट देते हैं, एम से कट गया, यहाँ से 2 और 2 को भी काट दो। अब क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो अगले, तो वी स्क्वायर प्लस 2vb स्क्वायर इज इक्वल टू 4gl साइन थीटा। vb स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, तो दिस इज v स्क्वायर, vb स्क्वायर इज v स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से 2 है तो आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8, और इधर से आ गया अपने पास 4gl साइन थीटा। फिर से इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर का 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 8। वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अगर मैं वी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो ये हो गया वी स्क्वायर 2 प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 एंड दैट इज 8 जीएल साइन थीटा, राइट। तो इसको थोड़ा यहीं सिंपल कर लेते हैं। इसको कैसे करते हैं, इसको आप क्या करो, 9 माइनस 2 8 माइनस 2 इज माइनस 6, मेक इट माइनस 6 और इसमें 3 कॉमन ले लो, तो अगर यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2, तो हमारे पास आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8gl ओके। इसको अगले पेज पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे था मेरे पास वी स्क्वायर, काम करते हैं यहाँ से हम वी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। वी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले से मिल गया 2 और दूसरे वाले टर्म से मिल जाएगा 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 और इधर से था 8gl साइन थीटा, हाँ सही है, ओके। इसको थोड़ा और सिंपल कर लो, इसको 9 माइनस 8 का मतलब इधर से ऐसे कर लेते हैं, दिस इज 8 माइनस 2 दैट इज 6, तो ये हो गया हमारे पास 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 6। फर्दर इसमें वी कैन टेक 3 कॉमन, तो 3
v square into 3 cosec square theta minus 2, 3 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 8 gl sin थीटा। आगे अगर मैं ए के फ्रेम में बी को देखूंगा, सर्कुलर मोशन करूंगा, तो ए के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वी आर, कुछ सेंट्रिपिटल एक्सलेशन वुड बी इन द फ्रेम ऑफ ए वी आर स्क्वायर बाई एल, तो कुछ वी आर के टर्म में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वी और वी आर में एक रिलेशन लिखा था स्टार्टिंग में, v इज इक्वल टू 2/3 वी आर साइन थीटा, इसका यूज करते हैं। v इज इक्वल टू 2/3 वी आर साइन थीटा, तो ये 3 है, यहीं लिख देता हूँ मैं, थोड़ी जगह कम है। चलो अगले स्टेप पे, 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 वी आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, इधर से आ गया 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 8 gl साइन थीटा। सिंपल होंगे, देखो ये 4 और इधर से कुछ काट देंगे, तो यहीं काट देते हैं, इसको कर दो 2, इसको कर दो 3, साइन स्क्वायर थीटा को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा ने cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इधर से -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास इधर से बच रहा है वी आर स्क्वायर 3 -2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 3 को मैं इधर ले जाता हूँ, इधर ले जाएंगे तो दैट विल बिकम 6 gl साइन थीटा। तो मेरे पास आया वी आर स्क्वायर बाई एल, दैट would be centripetal acceleration of B in the frame of A। तो इसको रख लिया हमने, तो ये आ गया 6 gl sin थीटा डिवाइड बाई 3 -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आ जाते हैं ए के फ्रेम में। तो ए के फ्रेम में अगर आप देखो, तो पहले ए को देखो, है ना। ए के मोशन को अगर मैं देखना चाहता हूँ एट दिस मोमेंट, तो फोर्सेस देखें तो क्या फोर्स लग रहे हैं, इधर लग रहा है टेंशन लग रहा है, इधर लग रहा है नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल और बड़ा वेक्टर होगा, जगह नहीं है। इसका वेट लग रहा है mg, तो इसका जो एक्सलेशन होने वाला है, बात क्या है ना कि जो a है वो तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही चलेगा, तो t का एक कंपोनेंट जो t cos थीटा होगा वो उसको एक्सलेशन देगा, तो वही नेट फोर्स है इस पे। तो अगर इसके एक्सलेशन को मैं a लिख दूं, x ना, a इज द एक्सलेशन ऑफ a at the shown moment। So clearly a is equal to how much? A is equal to net force is t cos theta, so t cos theta divided by m, so ma is equal to t cos theta। तो जब a के फ्रेम में देखेंगे तो हमको सिर्फ वेलोसिटी br दिखेगा, a के फ्रेम में b का fbd बनाएंगे तो हमने देखा था कि a का एक्सलेशन इधर a है, तो सबसे पहले स्यूडो फोर्स लगा देते हैं। तो ए के फ्रेम में जब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा बी का, तो एक फोर्स लगेगा स्यूडो फोर्स, दैट वुड बी हाउ मच, मास इनटू एक्सलेशन माइनस एक्सलेशन। तो मास इसका 2m है, तो इस पे जो फोर्स आ गया वो आ गया 2m, और मैं लिखा है ma बराबर है t cos थीटा, तो 2ma बराबर हो गया कितना, 2t cos थीटा। बाकी बचे हुए फोर्स जो रियल फोर्स है, रियल फोर्स में इसका टेंशन है T और इसका अपना वेट है 2mg, और मुझे इक्वेशन लगाना है Fc इज इक्वल टू m इंटू ए सी। सो व्हाट इज Fc? थोड़ा डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं कि डायग्राम को मैं खराब नहीं करना चाहता हूँ, क्राउडेड हो जाएगा। देख लो, इस 2t cos थीटा का कंपोनेंट अलोंग, ये हमारी सेंट्रिपेटल डायरेक्शन, इस 2t cos थीटा का अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट हो जाएगा 2t cos स्क्वायर थीटा, और इस 2mg का अवे फ्रॉम द सेंट्रिपेटल डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो 2mg sin थीटा। सो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स द सेंट्रिपेटल डायरेक्शन इज इक्वल टू
टी प्लस 2t cos स्क्वायर थीटा माइनस 2mg साइन थीटा। तो हमारे पास आया यहाँ पर, अगर मैं इसको लिख दूँ तो ये हो गया अपने पास नेट फोर्स इज टी प्लस 2t cos स्क्वायर थीटा माइनस 2mg साइन थीटा। अब मास इसका एक्चुअली जिसका मोशन कर रहा है उसका मास 2m। सेंट्रिपिटल एक्सलेशन इज vr स्क्वायर बाई l। इसको थोड़ा सा और बढ़िया कर सकते हैं, तो t वाला पार्ट को अगर मैं सिंपल कर दूं तो यहाँ से 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा माइनस 2mg साइन थीटा और 2m। नेक्स्ट पेज में बाकी काम करेंगे, फिलहाल इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको अगले पेज पे ले चलते हैं। तो ये लिख दिया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2mg साइन थीटा इज इक्वल टू 2m वी आर स्क्वायर बाई एल। हमने वी स्क्वायर बाई एल की वैल्यू निकाला था, तो वी स्क्वायर बाई एल की वैल्यू जो निकाला था 6gl sin theta upon 3 minus 2 sin। एक्चुअली दिस l शुड नॉट बी देयर, क्योंकि इसको अगर मैं l को डिवाइड करूंगा तो ये l इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर दिस l विल नॉट बी देयर। तो v स्क्वायर बाई l की वैल्यू हो गई 6g sin थीटा अपॉन 3 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसको यूज करना है यहाँ पर, तो ये आ गया 2m इंटू 6g sin थीटा अपॉन 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो t 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, इधर से 2mg साइन थीटा को दूसरी साइड जाता है तो 2mg साइन थीटा, और ये आ गया हमारे पास 12mg साइन थीटा, 12mg साइन थीटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, मैं यहीं चेक कर लेता हूँ, आगे बढ़ कहीं कोई गलती तो नहीं किया है। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रख दूँ जब वर्टिकल हो जाता है, तो थीटा को 90 डिग्री रख दूंगा, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट तो अपना 0 हो गया, cos 90 0, और ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, कितना हो गया, इधर से आया t, इधर से आया 2mg, और ये आया 12mg डिवाइड बाई 3 माइनस 2, दैट इज 12mg ओनली। तो ये आ गया हमारे पास 2mg प्लस 12mg दैट इज 14mg, और ये आंसर निकाला था। इसका मतलब कि हमने जो काम किया है वो सही काम किया है। तो इसको हटा करके प्रॉपरली थीटा के टर्म में एक्सप्रेशन बना लेते हैं। यहाँ से 2mg साइन थीटा को कॉमन ले लो, आपको मिलेगा 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थोड़े और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो मिल जाएगा 2mg साइन थीटा एंड 3 माइनस 2, 3 प्लस 6 इज 9 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और t निकालने के लिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा को भी डिवाइड कर दें तो वी विल गेट एक्सप्रेशन फॉर t। दिस इज quite a cumbersome expression for t, but हमको मेथड समझ लेना चाहिए कि हमने क्या काम किया। सो मैं एक बार जल्दी से चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या काम किया हमने। ये देखो, तो इसमें ऐसा था कि जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे आएगी तो मुझे रिसीवर टेंशन निकालना है। और थोड़ी सी इसकी काइनेमेटिक्स देखी। काइनेमेटिक्स ये देखा कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली वेलोसिटी वी आर होगा परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, विद रिस्पेक्ट टू पाथ इज सर्कुलर, और v की वेलोसिटी v है, तो ग्राउंड के फ्रेम में जो v की वेलोसिटी इन दोनों का वेक्टर सम, तो इनकी नेट वेलोसिटी हमने v भी आगे निकाल लिया। एक का अगर एक्सलेशन इस समय देखें तो इसके पास कुछ ऐसे टेंशन का ये कंपोनेंट से एक्सलेशन मिलेगा, यानी कि a के पास कुछ एक्सलेशन है। a के फ्रेम में अगर हम b को देखें तो यहाँ जैसे मैंने दिखाया इन द फ्रेम ऑफ a, इसकी वेलोसिटी सिर्फ वी होगी, सर्कुलर मोशन करेगा, FBD में 2mg होगा और टेंशन होगा, और यहाँ स्यूडो फोर्स होगा 2m है।
ए इसका एक्सलेशन था और 2ma की वैल्यू आ गई टी कॉस थीटा। जितने फोर्स देख रहे हैं ये और ये इन सबका नेट कंपोनेंट अलोंग द सेंट्रिपेटल डायरेक्शन दैट वुड बी एफसी। और इसको इक्वेट कर देना m इंटू ए सी, एम की जगह 2m, ए सी की जगह VR²/L और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, अलजेब्रा लगाना है, तो वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन। दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द टेंशन एट ए मोमेंट। तो इसमें की पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग मासेस हैं, उनको हमने मूव करा दिया, किसी वे में मूव करा दिया और उनके पास कुछ एंगुलर मोशन भी हो रहा है, ट्रांसलेट भी करना है, रोटेट भी करना है, और मुझे रस्सी का किसी समय टेंशन निकालना है, तो दिस अप्रोच वुड बी किसी एक पार्टिकल के फ्रेम में देखो रस्सी टाइट है तो एक पार्टिकल के फ्रेम में दूसरा पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होगा, और बस मुझे उस पार्टिकल का जिसके फ्रेम में देख रहा है उसको ये चेक करना होगा क्या उसके पास एक्सलेशन है कि नहीं। अगर एक्सलेशन है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर एक्सलेशन है तो कोई बात नहीं, एक्सलेशन निकालो और दूसरे पार्टिकल का जब एफबीडी बनाओ तो उसमें सूडो फोर्स ऐड कर दो और FC = MAC करके टेंशन निकालें। दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस टेंशन। थैंक यू।